अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ यहाँ पे 2 शख्सियात मौजूद हैं। यहाँ पे से मुराद ये है कि एक शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में होंगी और एक ऑनलाइन मुझसे गुफ्तगू होगी। जो शख्सियत यहाँ पे स्टूडियो में उनके तारुफ की जानिब चलता हूँ मैं। सबसे अहम बात कि बहुत सारी खूबियों की हामिल और बिजनेसमैन मईशत से बहुत ताल्लुक है, और इससे हटके भी बहुत सारे टाइटल्स उनकी ज़ात से जुड़े हुए हैं, लेकिन महदूद तारुफ के साथ मैं उनकी जानिब बढ़ता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर और तजज़ियाकार मोहतरम जनाब तसद्दुक़ केलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसरूफियत के बावजूद वक्त निकालने का बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद है वो ऑनलाइन है और वो वाशिंगटन से मेरे साथ हैं और शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक है, और उनका भी इस शोबे की जो यूं कहने के तजर्बे की तवालत है वो भी अच्छी खासी तवील है, दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहतरम जनाब फैज़ रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम सर, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, प्रोग्राम में शिरकत करने का और तजज़िया देने का। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो अखबारात की जीनत बनी लीडिंग स्टोरी है और वो है वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब जनरल असम्बली से। उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गिलानी साहब, बहुत सारे पहलू हैं वज़ीर आज़म के खिताब के और वो मैं कुछ हिस्से आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहली जो हेडलाइंस है वो यही है कि कश्मीर के मामले को उन्होंने उजागर किया, वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भारत 72 साल से कश्मीर पर काबिज़ है, एक तरफा तौर पर कानूनी हैसियत तब्दील की भारत ने। इसके अलावा कश्मीरियों पर बिला खौफ व ख़तर उनके जो है ना मज़ालिम जारी हैं, कार्रवाइयाँ जारी हैं, और आलमी बरादरी से यानी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का उन्होंने कहा है, और ये बार बार वो करते हैं। पिछले खिताब में भी उन्होंने ऐसे ही किया था, लेकिन वो खिताब जो है ना, जहां तक भारत का ताल्लुक है वो तो एक अलग मामला है, पूरी दुनिया उस पर पूरी अपनी अटेंशन रखती है, और इसके बावजूद भारत की हठधर्मी, मकरूह चेहरा, भयानक चेहरा, उनके तमाम के तमाम जबर, जुल्म, मज़ालिम, ये सारी की सारी चीज़ों में ना तो कमी आई है बल्कि शिद्दत आती है। कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म का वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ लेना? जी, ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का इनकम्प्लीट एजेंडा है कश्मीर में हक़ रायदही, तो बड़ा राइट मोमेंट था। और चूंकि 1 साल से ज़्यादा कश्मीरी लॉकडाउन में, इससे पहले 71 साल जो जुल्म हुए उनकी अपनी एक मिसाल है, लेकिन इस पिछले 1 साल में जो जुल्म के पहाड़ इंडिया ने हमारे कश्मीरी मुसलमान भाइयों पे ढाए हैं, मेरा ख्याल है उसकी मिसाल शायद उससे पहले ना मिलती हो। अब हम सबको एहसास हुआ जब पेंडेमिक में हमें लॉकडाउन में जाना पड़ा, इवन दो कि उसमें बहुत सारी सहूलियात मुयसर थी, फिर भी हमें अंदाज़ा हुआ कि बड़ा मुश्किल काम है, इट्स रियली हार्ड जॉब। लेकिन उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि वो हमारे कश्मीरी बहन भाई जो पिछले 1 साल से इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त तरीन लॉकडाउन में है, उन पर जुल्म होता है, उनको इलाज के मौके मुयसर नहीं है, उनको अपनी राय का हक हासिल नहीं है, उसके कम्युनिकेशन उनकी पूरी दुनिया के साथ कटी हुई है। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मिडल ईस्ट में मेरी जब कश्मीरियों से मुलाकात होती थी जो खित्ते के उस पार रहते हैं, वो कहते थे कि हम अपने घरों से किसी किस्म के राब्ते में नहीं। आप सोचें, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, आपका ख़ानदान माँ है, और आप बिल्कुल, आपको अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है। तो एक बड़ा शदीद जुल्म कश्मीरियों पे, और बहुत राइट मोमेंट था यूनाइटेड नेशंस के खिताब में कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता जो वज़ीर आज़म ने किया, और उन सारे अवामिल को, ख़ास तौर पे भारत की हठधर्मी को, जब पूरी दुनिया इंसानी हकूक़ की बात करती है और कश्मीरियों पे इस किस्म का जुल्म, शायद इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती कि 1 साल से ज्यादा का लॉकडाउन है और दुनिया में किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो आके उनसे कहे, और इससे भारत की शय बढ़ी है। तो ये मौका बनता है कि हम दुनिया को जगाएं और उन्हें कहें कि हम तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। अब आपके लिए वक्त है साबित करने का कि आप बताएं कि आप इंसानी हुकूक को क्या अहमियत देते हैं। सही, मैं इसी हवाले से बात करता हूं फैज़ रहमान साहब से। फैज़ साहब, मैंने पिछले दिनों आपके कॉलम्स भी देखे और आपने बहुत कुछ इस हवाले से लिखा है, लेकिन आज मैं बात करूंगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो खिताब किया जनरल असम्बली में, और सबसे अहम पहलू जो उसका है वो है कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उन्होंने बयान की है। और मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाऊंगा कि 72 साल का उन्होंने जिक्र किया, और ये जो इतनी तवील तारीख है ना, ये जुल्म सितम की है, और तारीख की रकम की जा रही है जिसमें वो मजालम बर्दाश्त किए मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों ने, निहत्ते लोगों ने, मासूम लोगों ने, और उसमें अजीब किस्म के मराहल आए। और उससे सबसे अहम बात जो है कि लॉकडाउन,
और वो लॉकडाउन यानी जबरी पाबंदी जिसको बाद में लोगों ने अपने तहफ्फुज के लिए इस्तेमाल किया और उससे उकता गए, लेकिन वहां पे तो जबरन ये किया गया, नस्ल कुशी, बाकी मामलात, इस्मत दरी, जुल्म जबर, ये सारी की सारी सूरत हाल और वजीर आजम का ये खिताब, इसको कैसे देख रहे हैं? राना साहब, सबसे पहले तो अगेन शुक्रिया, आपने अपने शो में मदऊ किया मुझे, बड़ी मेहरबानी। और जैसे हमारे तसद्दुक़ साहब ने कहा और बिल्कुल सही इन्होंने काशी की है पाकिस्तानी कौम की और मुसलमानों की पूरी दुनिया में इस मसले के हवाले से। देखिए, उसमें मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने जो बातें की वो हमारे अपनी तवक्कुआत के मुताबिक थी। ये वो बातें हैं जो हम अपने लीडर से इस इंटरनेशनल फोरम पर उसकी तवक्को रखते थे और रखते हैं, और मुझे खुशी है कि वज़ीर आज़म ने हमारी तवक्कुआत का पास रखा और इस मसले को दोबारा एक कंसिस्टेंटली उठाते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा फिर उन्होंने उठाया, एक बहुत अच्छी बात है। उसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास अगर आप देखें तो अक्सर पाकिस्तानी लीडरों ने, रहनुमाओं ने इंटरनेशनली इस मसले को उठाया है, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें अप एंड डाउन भी देखा है। बाज़ औक़ात जो है वो दबे अल्फाज में भी जिक्र किया जाता रहा इस मसले का, बाज़ औक़ात बहुत खुल के बात होती रही है, लेकिन ये कुछ अरसे से जो खुसूसन जब से मोदी वहाँ आए हैं, भारत की जो पॉलिसीज कश्मीर के हवाले से और इन पर्टिकुलर और पूरे मुसलमान जो इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके हवाले से इन जनरल एक बड़ी खतरनाक पॉलिसी है। और वो खतरनाक पॉलिसी सिर्फ मुसलमानों के लिए या कश्मीरियों के लिए नहीं है, बल्कि वो खित्ते के अमन के लिए और पूरी दुनिया के अमन के लिए एक घंटे की खतरे की घंटी है। अच्छा, उसका इदराक मैं अगेन इसलिए ये बात इसको दोबारा स्ट्रेस करना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म का ये खिताब बहुत बर मौका था, बर महल था और बहुत जरूरी था। उसकी वजह यह है कि सब मोदी के खिलाफ एक दुनिया में एक वेव चल रही है। उनके जो इक़दामात हैं वहां पर, जो इंतहाई मनफी इक़दामात हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अगेन और जो दूसरी तमाम अक़लियतें हैं उसके हवाले से, कश्मीर में जो उनके इक़दामात हैं उसके हवाले से, वो इस वक्त दुनिया के प्रेस में और दुनिया की जो अहम कॉन्फ्रेंसेस हैं उन पर मौज़ूए बहस बनी हुई है। उसकी एक अच्छी मिसाल आपको मैं दूं कि जो टाइम मैगजीन की जो मशहूर सालाना लिस्ट आती है 100 द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, उसमें मोदी का जिक्र है, लेकिन इंतहाई मनफी अंदाज से, और उनको इस तरह से दिखाया गया है कि वो भारत के लिए एक बैड न्यूज है। तो आप ये जो देख रहे हैं, तो ये कड़ियां इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है, मेरा पूरा ईमान है इस बात पर कि हमारे कश्मीरी भाइयों की, बहनों की, बच्चों की, बुजुर्गों की जो कुर्बानियां हैं और आए दिन वहां जो शहादतें हो रही हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। उसका आप एक इजहार एक दुनिया भर में देख रहे हैं। ये देखिए, आपने मेरे कॉलम का हवाला दिया नारायण साहब, उसमें भी मैंने ये बात की कि आपने इससे पहले कश्मीर का नाम लोग नहीं जानते थे अमेरिका में और इम्पोर्टेंट यूरोपियन कैपिटल्स में, वो इतने कुछ मखसूस लोगों को जरूर उसका इल्म था, लेकिन आज कश्मीर का लव। फैज साहब, मैं इस पे ना मजीद आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मैं जरा बाकी पहलू भी जिक्र कर लूं इमरान खान के उस खिताब का, लेकिन इसी हवाले से मेरा सवाल आपसे जरूर होगा, लेकिन वो आगे करेंगे हम सवाल। उससे पहले मैं जरा गिलानी साहब से ये पूछना चाहूंगा कि भारत इस्लामोफोबिया को फरोग दे रहा है, यानी ये वो पहलू है जो एक और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान ने अपनी खिताब में वाजे किया। बीजेपी इंतहा पसंद आरएसएस के नजरिए पर कायम है, और यानी ये बात वो है जो इमरान खान अरसा दराज से करते आ रहे हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं या हुकूमत में नहीं थे। अपोजिशन लीडर थे तब भी, और हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने ये बात तो वाजे कर दी थी कि आरएसएस के नजरिए पे कायम है बीजेपी की हुकूमत। और एक उन्होंने और वाजे पैगाम दिया है दुश्मन को, वो कहते हैं कि फस्ताई रियासत, यानी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। बड़ा दो टोक पैगाम है, बड़ा वाजे पैगाम है दुश्मन को, तो कैसे देख रहे हैं इसको? राणा साहब, देखें, इंडिया का जो चेहरा दुनिया के सामने था ना, वो एक बड़ा सेकुलर चेहरा नजर आता था। अब उन्हें मैं कश्मीरियों की बद्दुआ कहूं या उनके साथ जो जुल्म उन्होंने किए हैं उसका साइड इफेक्ट कहूं कि ये जो कश्मीरियों के साथ जुल्म था वो बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान के मुसलमानों तक फैल गया,
और मेरा ख्याल है यहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गया ना सिर्फ वो मुसलमान इंडियन जो कि इंडिया में रहते हैं बल्कि जो बाहर रहते हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, फैज़ रहमान साहब भी अमेरिका में रहते हैं, उनको भी अंदाज़ा हो गया इस बात का कि वो इस कदर खौफजदा हैं कि शायद वो अपने मुल्क वापस जाना भी नहीं चाहते। इंडियन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। तो इससे ये हुआ है कि इंडिया का वो जो चेहरा, जो सेकुलर चेहरा था वो शिद्दत से बेनकाब हुआ है। और उससे मेरा ख्याल है कि जिस तरह इल्ज़ामात लगते थे ना कि हम इस साइड पे बहुत ज़्यादा बुनियाद परस्त लोग हैं, मेरा ख्याल है टोटल शिफ्ट है, 180 डिग्री का शिफ्ट है। अब दुनिया ये जानना शुरू हो गई है कि हिंदुस्तान बेसिकली हिंदू बुनियाद परस्ती को फरोग दे रहा है और मुसलमानों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के अलावा आम मुसलमानों के लिए भी उनकी जिंदगी को तंग कर रहा है। इससे डेफिनेटली कश्मीर का केस भी मजबूत होगा और मोदी हुकूमत के खिलाफ जो जज्बात बढ़ रहे हैं, जैसे फैज साहब ने भी कहा, दुनिया सारी में उनको और ज्यादा पजीराई मिलेगी। और हमारे केस जो आप जो जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि बाकी जो अफराद हैं, बाकी मुसलमान, मैं तो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू कम्युनिटी भी जैसे दलित है, वो छोटा तबका जिसको वो काउंट करते हैं और उनके साथ जो सलूक किया जाता है, इसके अलावा बाकी बहुत सारी ऐसी तहरीक जो भारत में मौजूद हैं। और ये इस्लामफोबिया तो एक अलग मामला है। उन्होंने तो तमाम अपनी जितनी भी कम्युनिटीज हैं, या उन्हें अकलियत का नाम दे दें क्योंकि हिंदू परस्त वो हैं और जारहियत करते हैं, इंतहा पसंद हैं, तमाम कम्युनिटीज को इसका सामना है। तो ये चीज आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। देखें, इंडिया में ये ख्याल किया जाता है कि मोदी जो है वो ब्राह्मण जो कल्चर है उसको ज्यादा पजीराई दे रहा है और उसकी वजह से वो जो छोटी जातें हैं जिनको समझा जाता है वो भी शदीद इनसिक्योरिटी का शिकार है। और इस वजह से ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कांग्रेस से लेके बाकी हिंदू जितने भी हैं उन सब ने इस बात को उठाया है कि इस तरह से इंडिया का जो वजूद है वो बाकायदा खतरे में पड़ेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे हिंदुस्तान का वजूद सेकुलरिज्म की वजह से किसी हद तक रुका हुआ था। अगर वो इस बुनियाद परस्ती, हिंदू ब्राह्मण बुनियाद परस्ती की तरफ जाते हैं तो ना सिर्फ बाकी अकलियतें बल्कि हिंदू अकलियतें भी इसके खिलाफ उठ के खड़ी होंगी। और जो बात आपने उससे क्लियर क्या, हिंदू कम्युनिटी बिल्कुल अकलियत में इसलिए कहता हूं कि वो चार बुनियादी वो भी इनसिक्योर है। तो मैं इसलिए ये कहूंगा कि, और दूसरी बात जो इमरान खान ने कही वो बड़ी वाज़ेह और बड़ी वक्त के मुताबिक है कि इंडिया बड़े दिनों से पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि कंट्रोल लाइन पे बहुत ज्यादा प्रेशर उसे रखा हुआ है बल्कि खुली धमकियां भी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है ये राइट टाइम है कि हम इंडिया को बता दें कि जब खुदा न खास्ता इस कौम पे जारियत हुई तो इसका एक एक बच्चा कट मरने को तैयार है। हिंदुस्तान बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के जज्बे जानती है, पूरी दुनिया जानती है, भारत तो बहुत दूर की बात है, भारत तो एक्सपीरियंस जानता है पाकिस्तान का और सलाहियतें जानता है। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मैं फैज साहब की जानिब जाऊंगा। फैज साहब, यही मामला इस्लामफोबिया के हवाले से जो वजीर आजम ने वाजे किया है इस तकरीर में, और भारत का जो चेहरा है वो RSS के बुनियाद पे या नजरियात पे कायम है, बीजेपी और वो हुकूमत और बाकी मामला और वाज़ेह धमकी दी है, कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? इससे मैं एक और सवाल भी जोड़ूंगा, वो उसी से रिलेट करता है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन पहले इस पहलू को कि इस्लामफोबिया के हवाले से वजीर आजम ने जो कहा है जनरल असेंबली के खिताब में, उसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जहां तक भारत का ताल्लुक है तो इस वक्त जो हुकूमत है मोदी साहब की, उसकी बुनियाद मुस्लिम दुश्मनी है, या जिसको आप इंग्लिश में इस्लामोफोबिया कह लें, मुसलमानों से खौफ, मुसलमानों से दुश्मनी। और इसका आगाज आज से नहीं, ये एक भारत बनने से पहले से उनके ऐसे जज्बात हैं इस ग्रोह के, जो एक मखसूस ग्रोह जिसको हम RSS कहते हैं, और उनकी पॉलिसी या उनकी जो ख्यालात हैं, नजरियात हैं, वो कोई ढके छुपे नहीं है। बिल्कुल, आपका जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ और खुद कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस सियासत ने, इस मनफी सियासत ने जोर पकड़ा है, और आज आप जो उसके मुजाहरा देख रहे हैं पूरे भारत में, और भारत के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, इस सोच से वाबस्ता, हमारे जिलानी साहब ने जिक्र किया यहाँ पर इंडियन मुसलमानों का। फैज साहब, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, कमर्शियल ब्रेक है, लाजम बात है, मुझे उस तरफ जाना होगा और ये गुफ्तगू यहीं से मैं जोड़ूंगा नाज़रीन प्रोग्राम में। प्रोग्राम जारी, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजज़ियों का सिलसिला जारी है। मैं मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ता हूँ, बल्कि वक्त ज़ाया किए बगैर मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा जो जारी था। फैज साहब, मैं चाहूँगा भाई इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म की तकरीर पर जो आप बोल रहे थे।
जी, तो देखिए, जहां उन्होंने सिर्फ भारत की बल्कि पूरी आलमी सतह पर जो इस्लामोफोबिया है उसका जिक्र किया, और सही एक पाकिस्तान के एक मुस्लिम मुल्क होने का हक अदा किया कि इस वक्त वाकई सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर है मुसलमानों के हवाले से, यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे जो खुसूसन एशियाई ममालिक में भी काफी चीजें फैली हुई हैं। तो जहां तक भारत की मैं बात कर रहा था, देखिए वहां तो इस हुकूमत की बुनियाद ही मुस्लिम दुश्मनी है, और इसका सिलसिला जैसे मैंने अर्ज किया कि ये इनके आने से नहीं हुआ बल्कि उससे बहुत पहले से जारी है, और उन्होंने अपनी जो पूरी पावर कंसोलिडेट की है वो सिर्फ इन्हीं मनफी जज्बात की बुनियाद पर की है। अच्छा, इसमें जैसे खुद अभी हमारे जिलानी साहब ने फरमाया कि ये, और आपने उसका आपका बहुत अच्छा सवाल था कि ये कोई, आप जब हिंदू कम्युनिटी की या हिंदू वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमको ये बात मानना चाहिए और कहना चाहिए बरमला, क्योंकि हम मुसलमान भी उसका शिकार हैं। जब हमको भी जो है वो आईएसएस और अलकायदा और इन जैसी तंजीमों के साथ एक साथ हांका जाता है, सब लोग समझते हैं कि शायद हम उसी तरह से इंतहा पसंद लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो यही हाल हिंदू जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसका भी है कि उनमें हर कोई ऐसा नहीं है, एक मखसूस ग्रुप है। और जैसा कि खुद इशारा किया गया इस प्रोग्राम में कि मोदी साहब उन लोगों को और उन लोगों के मफादात को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका इस नफरत अंगेज आइडियोलॉजी और उस नजरिए से उसका ताल्लुक है, और इसका शिकार मुसलमान तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खुद जो आपने जो फरमाया कि दूसरी जो हिंदू अक़लियतें हैं विद इन दी हिंदू कम्युनिटी, जिसमें दलित खास तौर से बहुत अहम है, उनके साथ जो मजालिम हैं वो तो अभी भी जारी और सारी हैं। और इसके अगर आप जी, और उसके जो मज़ाहिर आप देखते हैं कि वो ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, इस हिंदू आइडियोलॉजी के तहत वहां पर वो लोग जो बेचारे उस पूरी डेफिनेशन पे नहीं पूरा उतरते उनके हिंदू होने की, उन पर भी ये मजालिम तोड़े जा रहे हैं, और ये ज़ाहिर है भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खुद उसकी अपनी ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मैं अब उस सवाल की जानिब जाऊंगा फैज साहब, जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था आपके कॉलम के हवाले से भी, और आपने जिक्र किया था, तो मैं कह रहा था कि मैं आगे इसके बारे में पूछूंगा। और वो सवाल ये है कि आपने भी जिक्र किया कि मकबूजा कश्मीर का मामला या इशू जो है वो इतना उजागर हुआ कि अब बहुत सी ऐसी जगहों पे जाना गया है जहां पे पहले उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती थी। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे अब बात होती है, पता चल गया कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत का क्या किरदार है, पाकिस्तान कैसे क्या क्या कर रहा है, और ये सारे का सारा सेरा पाकिस्तान को जाता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जब इतना बढ़ावा दिया गया, इतना उजागर किया गया इस इशू को, इसके बावजूद भारत का वही चेहरा बरकरार है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, मकरू और भयानक, उसमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही, बल्कि उसमें तो ज्यादा शिद्दत आ रही? जी, देखिए, उसकी एक अहम वजह यह है कि पाकिस्तान ने इस मसले पर, आपको मालूम है कि जंगें भी की लड़ी हैं भारत से, लेकिन वो मसला जू का तू है। पाकिस्तान ने उनकी पूरी तरह से मदद की है। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि लेट 80s में 90s में जो हालात वहाँ थे मकबूजा कश्मीर में, उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी आगे बढ़कर मदद की कश्मीरियों की। लेकिन बात दरअसल ये है, देखिए, ये तमाम कोशिशें उस वक्त तक समर नहीं देती, फल नहीं देती, जब तक कि वर्ल्ड ओपिनियन आपके साथ ना हो। अनफॉर्चुनेटली अब से कुछ साल पहले तक आपके साथ वर्ल्ड ओपिनियन नहीं था। दुनिया का जो एक शऊर है, या दुनिया की जो एक यानी कहना चाहिए एक इज्तिमाई शऊर है, वो हमारे साथ नहीं था। और यही एक ऐसा मौका है, अब खुद उनकी अपनी हरकतों की वजह से जब दुनिया जानने लगी है, तो ये ऐसा मौका है कि हम अपनी इस जो एक ये कहना चाहिए जो वर्ल्ड ओपिनियन है वो चेंज हो रहा है, और उसकी बुनियाद पर हम इस मसले को ज्यादा पुश करें, ज्यादा इस मसले को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, ये बात बहुत वाज़ेह है राना साहब कि ये अलग बात है, अफसोस की बात है हमारे लिए, दुख की बात है कि भारत वहां ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ से, चारों तरफ से सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से ये मसला हल करने की कोशिश की गई, तो खुदा ना खास्ता इससे बढ़कर कहीं ज्यादा हम सबका नुकसान हो सकता है। तो इसका जिक्र बार बार वजीर आजम करते रहे हैं कि हमारा रास्ता यही है कि हम वर्ल्ड ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करें, और उसका तरीका यह है कि जो दुनिया भर में इस वक्त, देखिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले मुसलमान यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में इतने बासर नहीं थे। आज बरतानिया में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कई ख्वातीन हजरात जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वजीर हैं, मेयर्स हैं,
अच्छा, अमेरिका में, कनाडा में लोग सियासी बिल्कुल, और यही सूरत यूरोपीय यूनियन में भी है। जी हाँ, तो ये सिर्फ पिछले 10 साल में सब कुछ हुआ है। तो अब ऐसी फिजा बन रही है कि आपकी जो आवाज है, कश्मीरियों की आवाज को ज्यादा मौसम सही और बहुत ज्यादा यानी सुनी भी जाती है और गूंज भी है उसकी हर तरफ। मैं जरा गिलानी साहब की जानिब आऊंगा, और गिलानी साहब पहले तो मैं यहीं पे आपका भी मौका जानना चाहूंगा कि आखिर भारत की हठधर्मी क्यों बरकरार है, वो क्यों नहीं बदलता, जब वाकई इशू इतना रेज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी अब उसकी गूंज है जहां पहले नहीं थी। देखें, मोदी का एजेंडा इलेक्शन विन करने का वो स्पेशली मुसलमानों के अगेंस्ट था, और हिंदुइज्म को उन्होंने गुजरात से लेके अभी तक बुनियाद बनाया और वहीं से उन्होंने वोट बैंक अपना बनाया। तो ये अब कश्मीर में जो कुछ हुआ ये भी उनके एजेंडे का हिस्सा था। तो बेसिकली वो अपने उस रास्ते पे चल निकले। अब जाहिर है उस रास्ते पे चलते हुए जो लोकली या इंटरनेशनली जो उनको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा और शुरू हो गया वो सिलसिला, वो मेरा ख्याल बढ़ता चला जाएगा। अब मोदी एक अगर देखा जाए तो उसे स्ट्रॉन्ग नर्व्स कहें या जिद्दीपन कहें, इस तरह की एक शख्सियत हैं, और जाहिर है वो सिर्फ अकेले नहीं होंगे, उनके पीछे पूरा एक लॉबी होगी वो नजरिया है जिन्होंने शायद फंडिंग भी की हो, जिन्होंने शायद इलेक्शन भी जिताया हो, तो जाहिर है उनकी कमिटमेंट होगी उनसे। तो अब बाकी दुनिया का ये फर्ज बनता है कि वो इस अमल को रोकने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि मोदी का अपना एजेंडा सही, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के अपने मारूजी हालात हैं, उनकी बका का मसला ये बन सकता है अगर ये एजेंडा मजीद चलता रहा। तो अब किसी ना किसी को हिंदुस्तान के अंदर से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी आगे बढ़ के इस चीज को रोकना होगा, क्योंकि अदरवाइज हिंदुस्तान का न सिर्फ अपना वजूद खतरे में पड़ेगा, बल्कि हिंदुस्तान की जो इमेज है दुनिया में जो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है, वो भी शदीद तर खराब होता चला जाएगा। तो ये वक्त मैं मजीद आगे कुछ पहलुओं का जिक्र करता हूं जो वज़ीर आज़म की तकरीर का हिस्सा है, और सबसे अहम बात उन्होंने फलस्तीन के हवाले से बात की है, नहीं भूले फलस्तीन को, और वाज़े उन्होंने बोला है, एक तो इसराइल के वज़ालम की भी उन्होंने मजम्मत की है, और फलस्तीन का जो मामला है या सूरत हाल जो है, मसले का हल दो रियासती उन्होंने करार दिया है, और साथ में उन्होंने वाज़े बोला है आज़ाद फलस्तीनी रियासत जो है उसका जो दारुल हुकूमत है वो बैतुल मक़दस होना चाहिए। तो इस पहलू को कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म के? गिलानी साहब मैं आपसे बात जी। राना साहब देखें, इस वक्त जो डायनेमिक्स हैं वो मिडल ईस्ट में भी काफ़ी हद तक बदलती जा रही हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक दफ़ा बात की थी कि जो हमारी गल्फ़ की स्टेट्स हैं उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, अपने ताल्लुकात उनसे बनाने शुरू कर दिए, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। अभी तक सऊदी अरेबिया ने फ़लस्तीन के मुसलमानों का जो हक़ खुद इरादियत है या उनकी आज़ादी है उसके पीछे वो खड़ा है। उन्होंने पिछले दिनों किंग सलमान ने ये बयान भी दिया था। दूसरा, पाकिस्तान, टर्की, ये सारे लोग भी फ़लस्तीन की उसी हैसियत के बारे में अपनी सपोर्ट जारी रखे हुए। तो वज़ीर आज़म का ये बयान एक बहुत वाज़े स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट है पाकिस्तान के हवाले से कि जो भी शिफ्ट आ जाए, हम एज ए पाकिस्तानी कौम, हम फ़लस्तीन के आज़ादी और बैतुल मक़दस को उनका दारुल खिलाफा बनाने के जो जायज़ हक़ है उसके साथ खड़े हैं। अब देखना ये होगा आगे चलते हुए कि जो मिडल ईस्ट में जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है। आगे चलते हुए सऊदी अरेबिया क्या रुख इख्तियार करता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टाइम है जिसमें मेरा ख्याल है हम सबको, स्पेशली पाकिस्तान को, अपने नए एलाइज या वो एलाइज जो ऑलरेडी हमारे साथ थे उनके साथ दोबारा से एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग करना पड़ेगा कि इस सारे हवाले से, स्पेशली फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से, हम अपना मौक़िफ़ किस तरह से आगे लेके चलें और उस पर मुकम्मल तौर पर कायम रहें। हमें किन किन ममालिक की हमायत हासिल है, हम किन ममालिक की हमायत हासिल कर सकते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी आगे चलते हुए हमें देखना। फैज साहब, आपकी जानिब भी एक तो यही हिस्सा मैं इस सवाल का रखूंगा या पहलू रखूंगा वज़ीर आज़म की तकरीर का कि उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से जो बातें की हैं और जो भी सिनारियो उन्होंने बयान किया है, और वाज़ेह तौर पर उनका ये कहना है कि बैतुल मक़दस जो है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का होना चाहिए दारुल हुकूमत। लेकिन इसके साथ एक और जुमला मैं आपके सामने रखूं, और यह भी उन्हीं की तकरीर का हिस्सा है, अफगान अमन अमल की उन्होंने वाज़ेह हमायत की है। तो आप क्योंकि वाशिंगटन में बैठे हैं और ये सारे प्रोसेस को बड़े गहरे अंदाज में देख रहे हैं, आपका बड़ा गहरा मुतालिया है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर तबसरा। अच्छा, देखिए, जो जहां तक फ़लस्तीन के मसले का और खुद फ़लस्तीनियों का ताल्लुक है, उसका कम से कम एक पहलू ऐसा है जो एक मुश्तरक है हमारी कश्मीरी स्ट्रगल में, जो कश्मीरी जद्दोजहद है और फ़लस्तीनी जद्दोजहद, उसका जो मुश्तरक पहलू है वो ये है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान की
इखलाकी, मजहबी, डिप्लोमेटिक और कानूनी मुकम्मल हिमायत हासिल है, और उसकी वजह से उनके अब तक हौसले बंधे हुए हैं। कम से कम सही। किसी हद हम अपनी नाइलाकियां, जरूर हमारी अपनी नाइलाकियां हैं, इसमें हमारी हिमाकतें भी हैं, हमने बहुत मौक़ों पर उनको मायूस भी किया है, लेकिन फिर भी एक सम हाउ और द अदर दे स्टिल बिलीव कि हम पाकिस्तानी उनके साथ हैं और उनकी मदद उनके साथ मौजूद है, उनके पुष्ट पर खड़े हैं। एक बात यही हाल फलस्तीनियों का है, उनको हमें मालूम है बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, लेकिन उनको कम से कम एक एहसास है कि उनके साथ मुस्लिम दुनिया, तमाम मुस्लिम अक़वाम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, मैं मुस्लिम हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम कौमों की बात कर रहा हूं, जो अक़वाम है, अक़वाम आलम जहां मुस्लिम पाए जाते हैं, वो सब उनके साथ खड़े हैं। अच्छा, अब यहां अब आप पाइए, जो कुछ भी आपने देखा, तो अब जो हमारे इमरान खान साहब की, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि इस इंटरनेशनल फोरम पर उन तमाम अफवाहों का मुंह बंद कर दिया जो कहीं ना कहीं से मुसलसल निकलती रही हैं कि शायद अब पाकिस्तान भी इजराइल को तस्लीम कर ले। वज़ीर आज़म ने वो दरवाजा बंद कर दिया और वाज़ेह तौर पर यह बयान दिया है कि जब तक दो रियासतें फलस्तीन में वजूद में नहीं आती, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आइए, तो जहां तक जिन लोगों ने अभी तक इजराइल को तस्लीम किया है, मुसलमान अक़वाम, उसमें सिवाय तुर्की के, जिनके बहुत अरसे से 1948 से बाकायदा पूरे फुल फ्लेज्ड ताल्लुकात हैं, और मुझे हैरत है कि एर्दोआन साहब दूसरे ममालिक पर बहुत तनकीद करते हैं इस हवाले से, हालांकि उनकी पूरे फुल फ्लेज्ड ताल्लुकात हैं, बहुत करीबी। लेकिन जिन कौमों ने, जिन हुकूमतों ने अब तस्लीम किया है, वो इंतहाई कमजोर, कम से कम मिलिटरीली और एक अपनी जो एक वर्ल्ड स्टेटस के लिहाज से। यूएई एक जरूर एक मालदार रियासत है, लेकिन उसकी अपनी कोई हैसियत इसलिए नहीं है कि उसकी पास कोई ताकत नहीं है। बहरीन हुई, जॉर्डन ने बहुत पहले से किया हुआ है, और इसका ताल्लुक, ये जो दो लोग आए हैं, दो हुकूमतें, यानी बहरीन और यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात, इसका ताल्लुक बराह रास्त ट्रंप साहब की इलेक्शन स्ट्रैटेजी से है। वो यहाँ के जो इवेंजेलिस्ट हैं, क्रिश्चियन इवेंजेलिस्ट या क्रिश्चियन बुनियाद परस्त या इंतहा पसंद, उनको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, हमने इजराइल को मुसलमानों से तस्लीम करवा लिया है, और वो इसको एक मौका बनाकर नोबेल पीस प्राइज भी हासिल करना चाहते हैं। तो इन दोनों ममालिक की जो स्ट्रैटेजी है, ये ट्रंप की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, और इन पर दबाव डालकर बराह रास्त व्हाइट हाउस से इनसे ये काम लिया गया है। मुझे इंतहाई खुशी है, कम से कम इत्मीनान है, खुशी हो ना हो इत्मीनान जरूर है कि दूसरे ममालिक ने इस भेड़ चाल में हिस्सा नहीं लिया। सही। पाकिस्तान का अपना एक किरदार अफगान अमन अमल के हवाले से। अच्छा, अब देखिए, अफगान जहां तक उसका ताल्लुक है, ये वाकई इसमें जो इसमें जालिम खलीलजाद साहब, जिनसे मेरी कई दफा इंटरेक्शंस हुए, इंटरव्यूज भी मैंने उनके किए, वो ओबामा के जमाने में वो बहुत एक बैकग्राउंड में थे, लेकिन अपने तौर पर काम कर रहे थे। इस वक्त बिल्कुल क्लियर कट जो वॉशिंगटन में वो थिंकिंग है, और अमेरिका में, देखिए, अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन इस वक्त अफगानिस्तान को भूल चुका है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अमेरिका में अब अफगानिस्तान की कोई बात नहीं करता, यहाँ ना मीडिया में कोई बातें आती है, बस ये वॉशिंगटन पोस्ट, जो वॉशिंगटन में है, वहां आपको इस पीस प्रोसेस की कुछ इत्तलात मिलती रहती हैं। अदरवाइज एट ए लार्जर स्केल अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन हैज मूव्ड ऑन। अब अफगानिस्तान उनके लिए एक माजी की चीज बन चुकी है, और इसी मौके से फायदा उठाते हुए यहाँ के जो हॉकिश पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नहीं चाहते कि वहां उनके बच्चे मजीद जाके लड़ें, 17, 18, 19, 20, 21 साल के लड़के वहां जाके, लड़कियां जाके लड़ रहे हैं और हलाक हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो वहां पर अपना इस तरह से जानी नुकसान करते रहें, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि वहां अब तक गंवा चुके हैं, वो मजीद वो उसमें न झोंकें। तो बिल्कुल ट्रंप के लिए बहुत मामला तैयार है कि वो किसी तरह से भी इस जंग से जान छुड़ा के वहां से निकलें। तो ये तो है अमेरिका का पर्सपेक्टिव। अब पाकिस्तान का और रीजन का क्या होगा, ये हमारे अपने समझने की बात है। मैं समझता हूं कि हालात में चूंकि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी,
तो यकीनन पाकिस्तान के लिए मसाइल में इजाफा होगा। पाकिस्तान को इस वक्त जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है उस बॉर्डर पर, वहां पर नई हुकूमत अगर बनती है, अगर तालिबान अगर टेक ओवर कर लेते हैं, तो एक बिल्कुल एक नया, एक कहना चाहिए एक बेसिक एक पैराडाइम शिफ्ट आपको नजर आएगा। चले, मैं ये बात तो बल्कि गिलानी साहब से पूछना चाहूंगा। गिलानी साहब, पाकिस्तान का किरदार तो वाकई बड़ी अहमियत का हामिल है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नहीं, हमारा एक बॉर्डर अभी हम बात कर रहे थे, इंडिया की वजह से ऑलरेडी थ्रेट में रहता है। पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है कि कोई भी अनस्टेबिलिटी जो अफगानिस्तान की साइड पे है वो जल्द अज जल्द उसको ठीक किया जाए, क्योंकि वो जितना अनस्टेबल होगा उतना ही इंडिया को भी और बाकी दुश्मन ममालिक को भी अपना खेल खेलने का मौका देगा। तो इस वजह से हमारे लिए वो इंतहाई जिंदगी और मौत का मकाम है। और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस भी है, बेशक वो किसी हद तक कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के अमन अमल में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और अमेरिका इस बात को समझता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझती है। अब ये अलग बात है कि वो उनके इंटरेस्ट में है या नहीं। जैसे अभी हमारे दोस्त ने कहा, फैज साहब ने कहा कि वहाँ पे अमेरिका में ये थोड़ा सा लोअर स्केल पे या उसकी अहमियत में कमी आई है अवामी लेवल पे, तो इसका मतलब है अमेरिका में अब ज्यादा फोकस जो है वो दूसरी चीजों पे, इजराइल बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है उनके पॉलिटिकल इश्यूज में। हाँ, लेकिन अब हमारे लिए बनता है कि हम इसको जितनी जल्द हो सके सेटल करने की कोशिश करें, चाइना को साथ मिलाएं, ईरान को साथ मिलाएं, ताकि हमारा जो इनसिक्योर बॉर्डर है इसको जल्द से जल्द। गिलानी साहब, ऐसा प्रोग्राम जारी है, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, लेकिन शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तस्वीरों का सिलसिला जारी है। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। और गिलानी साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। वज़ीर आज़म के खिताब की हम बात कर रहे हैं जनरल असेंबली से, लेकिन वज़ीर आज़म से जुड़ी एक और खबर है और वो भी लीडिंग स्टोरी और अखबारात का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है नवाज शरीफ की तकरीर भारत के बयान की अक्कासी है, और वाज़ेह तौर पर यह कह रहे हैं कि अपोजिशन का एजेंडा हुकूमत और फौज को लड़वाना है। अपोजिशन असेंबलियों से इस्तीफे दे, हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, ये उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और जब उन्होंने अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया है तो कैसे देख रहे हैं स्पेशली ये बयानात? एक तो नवाज शरीफ की तकरीर और उसको भारतीय एजेंडा या भारत के बयान की अक्कासी कहना, और दूसरा उन्होंने वाज़ेह बोला ठीक है इस्तीफे दें, हम ज़िमनी इंतखाब करवा देंगे। जी, पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं कि उन्होंने कहा जी आपको बहुत एतराज है हमारी पॉलिसीज पे, तो जाएं इस्तीफे दें, ज़िमनी इलेक्शन करके दोबारा हम देखते हैं कि कौन पावर में आता है। वेरी राइटली सेड, कोई मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल बयान है, चलना भी चाहिए। जहां तक बात है नवाज शरीफ की तकरीर को इंडिया का एजेंडा करार देने की, मैं इस चीज़ की हमेशा किसी हद तक मैं कहता हूँ इसमें हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है चीज़ों को। देखें, सियासी मुखालफत हो सकती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से हो, चाहे वो इमरान खान साहब की तरफ से हो, उसमें इदारों को ओपनली नहीं घसीटना चाहिए। अगर नवाज शरीफ ने कोई बात की है तो पॉलिटिकली उसको देखा जाए। इमरान खान साहब को भी मेरा ख्याल इंडिया के एजेंडा उसके बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखें सियासी इख्तलाफात मुल्क के अंदर रह के हम कर सकते हैं। हर शख्स को अपने इख्तलाफ राय करने का, कहने की बात कहने का हक है, लेकिन उसको अगर हम गद्दार कहना शुरू कर देंगे, उसको हम इंडियन एजेंट कहना शुरू कर देंगे किसी भी शख्स को, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की एफिलिएशन शामिल होती हैं तो वो हर्ट होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को भी एहतियात करनी चाहिए जब वो बात करें इदारे के हवाले से, और दूसरी तरफ भी इसका ख्याल रखा जाए। यही सवाल फैज साहब आपसे पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा। वज़ीर आज़म कह रहे हैं नवाज शरीफ की तकरीर जो है वो भारत की अक्कासी करती है, भारतीय बयान कह रहे हैं उसको, या जिस तरह भी उन्होंने इसको वाज़ेह किया है कि भारत के बयान की अक्कासी और साथ में अपोजिशन जो है उनका एजेंडा है यानी फौज को और हुकूमत को लड़वाना, और बोल रहे हैं इस्तीफे दे दें, हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। देखिए, वतन से चूंकि बहुत दूर बैठा हूं, इसलिए मैं अपने आप को 100% न्यूट्रल रखने की कोशिश करता हूं सियासी मामला पर पाकिस्तान के, और कोशिश करता हूं कि बिल्कुल एक जो बर्ड्स आई व्यू है जिसे कहते हैं। ये तो आपका सवाल भी बनता है, अगर यहाँ होते तो क्या आप न्यूट्रल ना रहते? तो मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल, देखिए ये अगेन मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि हमको इस किस्म की जो फिंगर पॉइंटिंग है ये अच्छी बात नहीं है, स्पेशली क्योंकि आप उनसे, मुझे उनसे ना कोई हमदर्दी है जाती तौर पर, ना मैं उनको बहुत अच्छा लीडर समझता हूं। उनकी कई नाकामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं, 3 दफा, लेकिन वो 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और ठीक ठाक अच्छे खासे पावरफुल वजीर आजम रह चुके हैं। तो एक ऐसे शख्स पर इस तरह का इल्जाम आयद करना
आप उनसे उनके जजमेंट पर गुफ्तगू कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनको शायद ये बातें नहीं कहना चाहिए थी लंदन में बैठ के, जो मैं जैसे खुद अपना देखिए मैं खुद परहेज कर रहा हूँ, एहतराज कर रहा हूँ, मैं वॉशिंगटन बैठा हूँ, ऐसी बात ना करूँ जिससे पाकिस्तान बुरा बने या पाकिस्तान बुरा लगे। तो एक इतने बड़े आदमी को भी ऐसी बातें वतन से दूर बैठकर नहीं करना चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसकी बात करेंगे कि भारत के बयान की अक्कासी, तो आप जरा थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाएं तो इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं रूलिंग पार्टी में बशमूल वजीर आजम साहब के, कि जिनके बहुत से बयानात जब वो पावर में नहीं थे, इससे ज्यादा खतरनाक बयानात इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद हैं। सही, बिल्कुल यही चीजों का। तो अगर उनके बारे में भी अगर वही बयानात आगे इस वक्त सामने लाकर ये कहा जाए कि खुदा न खास्ता वो भी किसी के एजेंडा की अक्कासी करते हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। 100% एक ये सियासी बयान है, लेकिन सियासी बयानात में हमारे सियासी रहनुमाओं को कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा। चले इसी बयान में मैं एक और बयान ऐड कर देता हूं और वो इसी से रिलेट करता है, और वो है शेख रशीद साहब का। अब शेख रशीद साहब का अपना एक किरदार है, जाती हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी। बहुत अरसे से वो क्योंकि सियासत का हिस्सा है, बहुत सारे ओहदों पे फायज रहे हैं, बहुत सारी वजारतें उनके पास रही हैं, कलमदार रहे हैं, लेकिन अब के बयान जो हैं उनके, वो कहीं ना कहीं उनकी सियासत, उनके ओहदे, उनकी वजारत से हट के आ रहे हैं। और फिर उन्होंने ये बोला है कि ना इस्तीफे आएंगे और ना ही कोई धरना होगा अपोजिशन के हवाले से, और साथ में वो कह रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के बुरे दिन हैं। तो इनके इस सारे जेस्चर को कैसे देख रहे हैं या बयान को? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी, फैज साहब आपसे जी। देखिए, जहां तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक है, वो ही इज ए लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ अ फिगर। अब वो आप उनको अगर आप एक रेलवे के महकमे से अगर मुंसलिक करके रखेंगे तो उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती है। वो मेरा ख्याल है कि वो जब कहीं वो खुद भी उस महकमे के साथ कर नहीं देते ज्यादती, क्योंकि वो बयान या बातें तो उनकी थोड़ी करते हैं। अभी तक की जो हालिया सूरत हाल है सियासत पे, उन्होंने जो जुमले बोले हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है रेलवे से। रेलवे सही चल रहा है, रेलवे तमाम हादसा भी चल रहे हैं, सही सब कुछ चल रहा है, और उसके बावजूद शायद सही चल रहा है, करप्शन भी चल रहा है, वो सब कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा था पहले अभी भी चल रहा है। सही। तो वो, लेकिन उनको उनकी एक हैसियत है इस हुकूमत में, इस पूरे एक सेटअप में, एक डिस्पेंसेशन में, और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको अपनी उस सलाहियत का बखूबी अंदाजा। देखिए राना साहब, आप मुझे एक जुमला जो आपने भी बोला ना कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी आपका पॉजिटिव एंगल में ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी मर्जी भी उसी में शामिल है कि मुझे इसी हवाले से इस्तेमाल किया जाए। जी, उसकी मैं वजह बता रहा हूं आपको। देखिए, जब भी देखें, हर थोड़ी देर में आप हर एंकर, कोई खवातीन हज़रात जितने भी एंकर्स हैं, आपके साथी दोस्त, वो हर एक घंटे की गुफ्तगू, खुसूसी गुफ्तगू, शेख रशीद से आज शाम खुसूसी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाइए, क्यों लेके बैठते हैं 1 घंटे तक? आखिर कुछ उनके पास होगा ना भाई। उनको मालूम है कि ये हमसे कुछ चीजें शेयर करेंगे, बोलते अच्छा हैं, अपनी अवामी जबान इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज का उनका जखीरा माशाल्लाह बहुत बड़ा है, अंदाज है, ठीक है, उनके लोगों को उनके बाल बहुत पसंद हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं, उनका मतलब जो एक वज़ाक़ता उनकी बहुत पसंद है, उस वजह से वो पॉपुलर नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे जुमला इस्तेमाल करूं कि उन्हें इस्तेमाल ही किया जा रहा है, वाकई तो शायद कई मीडिया चैनल्स भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वाकई कोई ऐसी बात निकल आएगी। गालिबन अभी आज या कल उन्होंने बयान दिया है कि मैं टीवी पे सबसे बड़ा अवामी लीडर हूं। बिल्कुल जी, उन्होंने वाज़ेह बोला है मेरी रेटिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए जहां पे एपीसी जलसा करेगी उससे अगले दिन मैं करूंगा, क्योंकि जलसे तो टीवी पे हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर उनकी अपना मौका मिला तो मैं वॉशिंगटन से भी उनको अपने यूट्यूब पे चैनल पे लेके बैठ जाऊंगा 1 घंटे। आइए शेख साहब जरा बात करते हैं। मालूम है कि हजारों लोग अचानक देखना शुरू कर देंगे। सही। इस किस्म की बातें तो हमसे बहुत जुड़ी हुई हैं, बल्कि मैं गिलानी साहब से पूछना चाहूंगा, गिलानी साहब आप कैसे देख रहे हैं शेख रशीद साहब के ये बयानात? और वाज़े तौर पे उनके वो बयानात से लगता है कि उनके अपने जो भी उनका डिपार्टमेंट है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो चाहे इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हो, कहीं कहीं वो पाक फौज से रिलेट करते हैं, कहीं कहीं उनके अपने तजियाई ऐसे हैं कि वो वाज़े कह रहे हैं कि धरना दो या इस्तीफे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता और ये होंगे ही नहीं। और साथ में कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो है वो बुरे दिन है। और एक और जुमला उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ को निकलवाने वाली मरियम नवाज जिम्मेदार हैं। अच्छा देखें, जैसे अभी बात कर रहे थे कि शेख रशीद एक पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हैं, वो मीडिया की एक शख्सियत हैं, मीडिया की रेटिंग बढ़ती है उनको लाने से, तो मीडिया भी उनके बयान जैसे आप कह रहे हैं वो लेके बार बार उसको नशर करते हैं। दूसरा, शेख साहब का अपना एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है
हालांकि वो एक टाइम पे नून लीग में दोबारा वापस जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, लेकिन उसके बाद से उनका शरीफ बरादरान के साथ, शरीफ फैमिली के साथ एक पॉलिटिकल इख्तलाफ हर जगह बड़ा वाज़ेह नजर आता है। तो उनकी अपनी भी शायद इसमें सर्वाइवल है, जो मामलात चल रहे हैं। तो वो जब ये बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ को इन बुरे हालात में पहुंचाने के लिए की जिम्मेदार मरियम नवाज हैं, तो बेसिकली वो उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि इतना सख्त स्टैंस जब अपने मुल्की इदारों के हवाले से रखा जाए तो वो डेफिनेटली पॉलिटिशियंस के लिए पॉपुलर तो हो सकता है लेकिन डैमेजिंग जरूर होता है। तो पॉलिटिकल लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो मरियम नवाज भी वक्त के साथ सीखेंगी और इन चीजों को होपफुली हम इंप्रूव करेंगे। हाँ, नवाज शरीफ का बयानिया अभी तक बड़ा स्ट्रांग रहा है, वो अपने उस बयानिए से वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ का एक और सिलसिला हो सकता है इस मामले में, लेकिन शेख साहब का हमेशा टारगेट ये रहा है कि वो जो पॉलिटिकल साइड है जिसमें इख्तलाफ नजर आता है यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से नून लीग में या शहबाज शरीफ या मरियम में, उसको हमेशा हाईलाइट किया जाए और उससे पॉलिटिकल बेनिफिट लिया जाए। सही गनान साहब, मेरे पास वक्त क्योंकि महदूद है तो मैं एक और खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसका इंटरनेशनल सिनेरियो भी है और डोमेस्टिक भी। हिंदू कम्युनिटी का भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना पाकिस्तान में, और रमेश कुमार जो है वो कहते हैं मोदी और बीजेपी के मजालिम को हर सतह पर उठाएंगे। और इसकी रीजन क्या है इस धरने की कि 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को हिंदुस्तान में कत्ल कर दिया गया। तो वजह तो है तो बिल्कुल जी, ये इसी तरह है जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि न सिर्फ हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतें बल्कि बाकी हिंदू जो नॉर्मल उनकी कम्युनिटी है वो भी इस हुकूमत की मौजूदगी में खतरे में है। और आप देखेंगे हिंदू होने के बावजूद शायद उनको इस वजह से विक्टिमाइज किया गया वो पाकिस्तान से आए। तो अब ये इस कदर एक शदीद किस्म की लहर हिंदुस्तान में देखने में आई है जो कि मजहब से भी उसका कनेक्शन है, उसका मुल्की सियासत के हवाले से भी कनेक्शन है। तो बहुत ज्यादा एक नफरत अंगेज सियासत जो है वो हिंदुस्तान में परवान चढ़ रही है। और खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो इंस्टेबिलिटी भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, हिंदुस्तान को भी स्टेबल रहना चाहिए ताकि हम सब स्टेबल हों, खित्ता स्टेबल हो। अगर ये इंस्टेबिलिटी इस तरह बढ़ती रही, खुद से खतरा है। जी हाँ, और यही मैं कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की ये बात करें मुश्किल होगा। और यही मामला है कि हिंदू कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में उन्होंने धरना दिया है भारतीय हाई कमीशन के सामने, और रमेश कुमार कहते हैं कि बीजेपी की ये जो है मजालिम जो है हर सतह पर उठाएंगे। और रीजन इसकी यही है, हिंदुस्तान में 11 हिंदुओं का कत्ल पाकिस्तानी। जी देखिए, यह हमारी हिंदू कम्युनिटी ने बहुत बड़ा एक अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया है। उन्होंने इसको साबित किया है कि ये चीजें जो मजालिम हो रहे हैं लोगों पर दोनों तरफ, हमारे यहाँ पर जो जिस तरह से हिंदू भाई वहां गए और उनको जाकर वहां कत्ल किया गया, तो उस पर उन्होंने मुजाहरा किया। और अब देखिए, इस बात का मैं बहुत मुख्तसर से चूंकि वक्त में ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इस बात की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपनी हिंदू कम्युनिटी को भी वो मुकाम दें जो हम अब तक दे नहीं पाए हैं। अभी तक मैं एक वीडियो देख रहा था टीवी पर, एक टीवी की, कि हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे जुमले कहे जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि मोदी की जो भारतीय हुकूमत के जो मजालिम हैं उनको हम हिंदुओं के साथ मिला देते हैं। सही फैसला। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी शिरकत और तजज़िये का शुक्रिया गनानी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा।